नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सियाचिन में 10 जवानों की दुखद मौत, प्रधानमंत्री ने शोक भी जताया है। मौजूदा वक्त में वहां का तापमान -24 डिग्री रहता है, लेकिन सामान्य तौर पे बहुत ही कठिन जीवन। लेकिन इन सब से इतर आज की 3 और खबर। एक तरफ दिल्ली सरकार का फैसला हाईकोर्ट ने पलट दिया, कहा स्कूल में मैनेजमेंट कोटा बरकरार रहेगा, वही उनकी ऑटोनॉमी है। दूसरी तरफ नस्लीय भेदभाव को लेकर अब तंजानिया की लड़की के साथ जो उस पर हमला किया गया, उसको विदेश मंत्रालय के अधिकारी वहां जाएंगे और जांचेंगे, परखेंगे। और इन सब के बीच अब गुवाहाटी और कोलकाता सीधे जाएगी पाकिस्तान की वह टीम जो कि साउथ एशियन गेम्स में शामिल होने के लिए आ रही है और नियमों में ढील गई है। दिल्ली आने की जरूरत नहीं, सीधे आप वहां पर जाएं। लेकिन दस्तक में बात आज इससे इतर होगी। दस्तक में बात होगी दरअसल कोई नेता जब बहुत करीब किसी के पहुंच जा रहा है इस दौर में, यहां तक कि प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी, हर कोई जाता है तो सेल्फी ले लेता है। लेकिन इस देश के भीतर किसान, मजदूर, दलित, इन तक कौन पहुंच पाता है? उसको किस नजर से वो सेल्फी चाहता है? सेल्फी वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, या पहुंचने के लिए सियासी तिकड़में राजनीतिक तौर पर लगाई जा रही है? आइए जरा टटोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस दौर में जब सेल्फी का हम जिक्र कर रहे हैं तो पिछले बरस 20 लोग सेल्फी लेते हुए इसी देश में मर गए और सिलसिला अब भी है। और सबसे बुरा सिलसिला तो पुणे का नजर आया। उस रिपोर्ट पर आए उससे पहले जरा सेल्फी का मतलब समझ लीजिए। सेल्फी रोमांच है। सेल्फी खुद को अपने इर्द गिर्द के माहौल में खुद ही साधने की ताकत है। सेल्फी स्वावलंबन है। सेल्फी कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ भी झटके में खड़े होकर हमेशा के लिए तस्वीर साधने का एक ऐसा रोमांच है जिसमें आंखें अपनी ही तस्वीर देखकर खुश होती हैं। लेकिन खुद पर टिकी नजरें खुद को ही ना संभाल पाए और फिर मौत हो जाए, तब आप क्या कहेंगे? डरिए नहीं, बीते बरस सेल्फी के चक्कर में 20 जानें गई। लेकिन सेल्फी की दीवानगी तो आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री पर ताने मारते राहुल गांधी तक को अपने आगोश में ले चुकी है। पत्रकार भी इससे अछूते नहीं है। लेकिन जिस तरह सेल्फी लेते वक्त जान जाने तक की खबर आ रही है, या जान पर खेलते हुए सेल्फी लेने की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो चिताने के लिए काफी है। मसलन 17 बरस की बबीता को लीजिए। इलाहाबाद में यमुना नदी के ऊपर बने पुल से जब ब्रह्मपुत्र मेल गुजर रही थी, तब दरवाजे पर खड़े होकर बबीता ने सेल्फी लेनी चाहिए और सेल्फी लेते वक्त बबीता नीचे गिर गई। हालांकि बबीता ने कहा कि दरअसल इस दौरान किसी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और वो ट्रेन से नीचे गिरी। मैं सेल्फी ले रहा था बाहर का, लेने के बाद चोर छीन कर ले गया मेरे फोन को। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक वाकये का नहीं। रायगढ़ में 14 छात्र छात्राएं डूबी तो उसकी एक वजह अटखेली करती लहरों के बीच सेल्फी लेने का रोमांच भी था। 31 जनवरी को चेन्नई में ट्रेन को बैकग्राउंड में रखते हुए सेल्फी लेने के चक्कर में 16 बरस के सुकुमार की जान चली गई। तो 9 जनवरी को बांद्रा स्टैंड पर सेल्फी लेते हुए 2 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने 16 पिकनिक स्पॉट को नो सेल्फी जोन बना दिया। शौक जब नशा बन जाता है तो उसे करते समय अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अब समय आ गया है एक लाइन ड्रॉ करने का, कि आपका सेल्फी लेने का शौक ऑब्सेशन में तब्दील ना हो। लोगों को गाइड किया जाए कि इस तरह की चीज में पहले अपनी लाइफ का सोचे और बाकी इस तरह के सेल्फी लेने की बात पे जाए, तो गाइडेंस की जरूरत है। वैसे पिछले बरस 20 से ज्यादा जान युवाओं की सेल्फी लेने के चक्कर में चली गई। तो सवाल सीधा है, क्या वाकई सेल्फी शख्सियत का आईना है, या फिर फितूर पालने का एक ऐसा सच जिसके जरिए अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेल्फी जरूरत बनती चली जा रही है, चाहे वह सिल्वर स्क्रीन ही क्यों ना। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। मुश्किल यह नहीं कि हाथ में एक मोबाइल है और उसके साथ सेल्फी लेने की स्टिक भी अगर आपके पास है तो आप तस्वीर उतार सकते हैं। तस्वीर उतारने का इस दौर में सबसे खराब नज़ारा कहीं नजर आया है तो वह पुणे में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाली उस टीम के बीच में से 14 लोगों के मरने की खबर ने इस बात की जानकारी दी कि दरअसल समुद्र किनारे तस्वीर खींचने के लिए बहुत नजदीक लहरों के चले गए थे। लेकिन सवाल उतना भर नहीं है।
सेल्फी का मतलब तो बहुत सामने आमने सामने का मतलब भी होता है आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन जरा देखिए, गम और मातम के बीच माँ बाप कॉलेज प्रबंधन के पास पहुंचे तो हुआ क्या। शाफिया काजी से लेकर सैफ अहमद, जी एक दो नहीं 14 नाम, सभी की मौत हो चुकी है। सभी कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले, ज्यादातर लड़कियां, सभी की उम्र 25 से कम। और पुणे के जिस कॉलेज में पढ़ते हुए ये सभी स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए फैकल्टी शिक्षकों के साथ रायगढ़ के मुरुड़ बीच पर पहुंचे थे, वहां से जब इन बच्चों का शव लौटा तो मौत के 72 घंटे बाद शोक सभा के तुरंत बाद ही कॉलेज परिसर में कुछ इस तरीके से हर माँ बाप को कॉलेज मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट से मलहम की जगह धमकी और ताने मिले। अभी आवाज नीचे करके बात करने का। सर पोलाइटली सर, आर्ग्यूमेंट नहीं। तो कॉलेज प्रबंधन किसी भी माँ बाप के दर्द में शरीक होने को तैयार नहीं। अपनी दोनों बेटियों को गंवाने वाले मुमता अंसारी को तो अभी भी भरोसा नहीं कि उनकी दोनों बेटियां राफिया और शाफिया जिंदा नहीं हैं। दोनों पढ़ने में अव्वल थी और जब बच्चों के डूबने की खबर मिली तो अंसारी साहब ने स्कूल से संपर्क किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई जानकारी न मिली। यही दर्द आज शोक सभा के वक्त फूट पड़ा तो कॉलेज के प्रेसिडेंट इसे भी बर्दाश्त न कर पाए और उल्टे बाहर निकालने की धमकी दे दी। दरअसल सोमवार की रात से ही उन 130 बच्चों के माँ बाप कॉलेज परिसर पहुंच गए थे जो पिकनिक पर गए थे, और हर माँ बाप मना रहे थे कि मरने वालों में उनकी बेटी या बेटा ना हो, लेकिन कोई जानकारी कॉलेज तब भी नहीं दे पा रहा था। दर्द त्रासदी के उस दौर को ही निकालने आज माँ बाप कॉलेज के सामने पहुंचे थे, प्रबंधन के सामने पहुंचे थे, अपना रोना लेकर पहुंचे थे। तो सदमे को सहारा देने के लिए कॉलेज प्रबंधन नहीं है। 25 बरस पहले ही अबीदा इनामदार कॉलेज खुला और ये कहकर खुला कि अब बच्चों को शिक्षा ही नहीं बल्कि सरोकार भी दिए जाएंगे, खास तौर से लड़कियों को शिक्षा से ताकत मिलेगी। लेकिन इस कॉलेज में 25 बरस बाद 10 माँ बाप ऐसे भी जिन्होंने अपनी बेटियां खोई और उनका दर्द उनकी जुबां पर था। परिवार वालों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने शवों को रायगढ़ से लाने के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं किया। हालांकि कॉलेज अध्यक्ष ने इस पर सफाई भी दी। अरेंज किए 14 एम्बुलेंस अरेंज किए हैं, किसी 13 लोगों की कोई कंप्लेंट नहीं तो इनकी कैसे हो सकती है। जाहिर है सफाई का यह तरीका भी किसी भी दर्द को और बढ़ा सकता है, लेकिन इन सब के बाद विवाद बढ़ा तो सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी अब पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए स्वाभाविकता हमने विचार भी शुरू किया और इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई कॉलेज करता है तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी। तो हादसे के लिए असली जिम्मेदार कौन है ये तो जांच में ही सामने आ पाएगा, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कॉलेज प्रबंधन के प्रताओं ने दरअसल मौजूदा वक्त में शिक्षा को लेकर उसकी संवेदनशीलता होती क्या है उसका सच तो सामने ला ही दिया है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। जाहिर है शिक्षा धंधा बन जाए तो उसके बाद संवेदनशीलता गायब होती है, सरोकार खत्म होते हैं। बहुत कुछ यही नजारा इस देश के भीतर अलग अलग तबकों को लेकर भी है। मसलन किसान, मसलन दलित, उन तक अगर सरकार पहुंच जाए, उन तक अगर नेता पहुंच जाए तो वही सेल्फी हो जाती है। जरा देखिए रिपोर्ट। तो सेल्फी लेते लेते अब प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उस समाज को भी टटोलना चाहते हैं जो हाशिए पर है। प्रधानमंत्री मोदी किसान रैली की तैयारी कर रहे हैं तो राहुल गांधी दलित अधिवेशन की। तो सवाल यह हो सकता है कि बीते बरस 3000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, तो अब प्रधानमंत्री मोदी क्या सरकार का पक्ष किसानों के बीच रखने के लिए रैली करेंगे? और दलितों के भीतर लगातार गुस्सा अगर तेज हो रहा है तो राजनीतिक तौर पर क्या राहुल गांधी दलित अधिवेशन के जरिए उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा करना चाहेंगे? हो जो भी, लेकिन राहुल की अगुवाई में लखनऊ में 18 फरवरी को ऐसा ही अधिवेशन होगा
जिसके लिए राज्य के अलग अलग जिलों से 1000 से ज्यादा दलित नेताओं और बुद्धिजीवियों को जुटाया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इसी महीने किसान रैली करेंगे। यानी कांग्रेस को लग रहा है कि दलितों के आश्रय उसकी खोई जमीन वापस मिल सकती है, तो मोदी सरकार को लग रहा है कि किसानों के आश्रय अपनी साख दोबारा बनाई जा सकती है। वंचित वर्गों को न्याय मिले, ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से, अगर कांग्रेस पार्टी के आप इतिहास में भी जाके देखें, और यही कांग्रेस पार्टी का हमारा एक संघर्ष शुरू से इस बात के वंचित वर्गों के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी का संघर्ष हमेशा रहा है। दलित आज जिस हालत में है उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है, और कांग्रेस की वजह से आज देश के अंदर दलित समाज की यह हालत हुई है। राहुल गांधी बहुत देर से जागे हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जिस हाशिए पर पड़े तबके की हालत में सुधार को लेकर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों बेकरारी दिखा रहे हैं, उनका सच है क्या, यह भी देख लीजिए। और यह सच सिर्फ आज की खबरों का है। मसलन कानपुर में एक दलित ग्राम प्रधान ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि उसके कुर्सी पर बैठने की वजह से कुर्सी को साफ करवाया गया। पूछताछ करने के लिए कि क्या यहाँ पे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, तो सर बोले कि तू होती कौन है, क्या करना, तुझे क्या करना है यहाँ से, ये मेरा मामला है, खुद मैं निपटाऊंगा। स्कूल में आती हूँ तो मेरी कुर्सी धुलाई जाती है कि ये आई है, इसकी कुर्सी धुलो। और आजमगढ़ में एक दलित बच्ची का बलात्कार किया गया तो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता ने 50,000 रुपए देकर मुंह बंद करने की बात कह डाली। सब दबाव डाल रहे थे कि सुलह कर लो, केस मत करो, जो सब चाह रहे हैं कि हम लड़की की शादी करेंगे और जो है कि लड़की को पढ़ाया लिखाएंगे। और बात सिर्फ मोदी राहुल की भी नहीं, दलितों और गरीबों के हित की बात करने वाले मुलायम सिंह MLC के लिए टिकट बांटते हैं तो दलितों को लेकर उनकी कंजूसी बहुत साफ दिखाई देती है। वादा करते हैं और भूल जाते हैं। 21 लोगों को MLC का टिकट दिए, एक भी दलित नहीं है उसमें, एक भी दलित नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि दलितों से भेदभाव का मामला सिर्फ छोटे गांव कस्बों तक सीमित है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत को लेकर हंगामा अभी भी थमा नहीं था कि देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी पत्रकारिता संस्थान IIMC में दलितों से भेदभाव का मामला गर्मा गया। दिल्ली के IIMC के 17 स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक शिकायत की कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बेहुदा। दलित और किसान दोनों हाशिए पर रहे हैं। दोनों की यह कोशिश रही है कि दिल्ली पहुंचकर सत्ता में अपनी भागीदारी बनाई जाए, लेकिन दिल्ली की सत्ता हमेशा वोटों की फसल के लिए जा जाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाती रही है। इसलिए राहुल गांधी दलितों के मसीहा बनने के लिए दलित अधिवेशन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीरों की सरकार की पहचान मिटाने के लिए किसान रैली करने जा रहे हैं। बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। सेल्फी के चक्कर में कौन कौन सी तस्वीर लेंगे, किसे किसे आप उतारना चाहेंगे, क्योंकि इन सब के बीच शूट एंड साइट ऑर्डर देश के तमाम एयरबेस पर दिए जा सकते हैं, इसके संकेत हैं। लेकिन सवाल दूसरा, अगर जिन्हें यह ऑर्डर दिया जाए और वही अगर बिकने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी, रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। तो देश में आतंक की अलग अलग आहट देने वाली नई सेल्फी यही है, जिसमें सेना के हवलदार से लेकर BSF के जवान तक जासूसी में लिप्त पाए जा रहे हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल का पढ़ा लिखा बेटा IS से संबंध की वजह से हिरासत में है। यानी ये आतंकी सेल्फियां हैं। यानी जिन लोगों के पास देश के खुफिया राज जानने की क्षमता है और जो पैसा लेकर बिक सकते हैं, वो सब IS समेत उन एजेंसियों और आतंकी संगठनों के रडार पर हैं। सबसे ताजा नाम इसी शख्स का है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट समीर सरदाना पर बगदादी की आर्मी IS के नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। समीर सरदाना रिटायर्ड मेजर जनरल का बेटा है, दून स्कूल में पढ़ा है और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुका है। लेकिन फिलहाल आरोप है कि गोवा में रेकी कर रहा था। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लिंक है या नहीं है, और ये तो फिर बात के बाद में है कि अगर वो है लिंक, तब वो किस किस संस्था के साथ है, ये प्रीमेच्योर होगा इसके ऊपर कुछ भी कहना। लेकिन सवाल सिर्फ समीर सरदाना का भी नहीं, सवाल है कि आतंक के नए सौदागर अगर पढ़े लिखे और सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले लोग ही हैं या उनके रिश्तेदार हैं, तो इनसे निपटा कैसे जाएगा?
और सवाल है कि सुरक्षा के चौकस इंतजाम करते हुए भले पठानकोट एयरबेस समेत तमाम एयरबेस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी 5,400 करोड़ का इंतजाम सरकार कर भी ले, लेकिन जिन लोगों के जिम्मे शूट एंड साइट ऑर्डर तामील करने का होगा, अगर वह भी बिके हुए निकले तो क्या होगा? क्योंकि अगर एनआईए की टीम कह रही है कि पठानकोट एयरबेस की दीवारों पर लगे ये तार अंदर से काटे गए और बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की थी और बीएसएफ का ही हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद जम्मू में गिरफ्तार होता है, यानी बीएसएफ में भी भ्रष्टाचार, तो फिर मुश्किल तो है। यानी भ्रष्टाचार के साए में आतंक की पौध पल रही है और भ्रष्टाचार सिस्टम की जड़ों में है, तो खतरा अब विचारधारा से अलग पैसे की वजह से भी हो चला है। और यकीनन ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि कहीं लोगों के ख्वाब इतने बड़े तो नहीं कि उन्हें देश छोटा लगने लगे और इन सब के बीच सुरक्षा बेमानी लगने लगे। ये संकेत है, ये सच ना हो, ये मनाइए। आज तक ब्यूरो। लेकिन भ्रष्टाचार है और इन सब के बीच ये संकेत राजनीतिक तौर पर तो नहीं है। एक वक्त सीएम, एक वक्त डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की, देखिए क्या हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई अब केस दर्ज कर मुकदमा चलाएगी। तो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के कई ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की। भुजबल और उनके परिवारजनों के खिलाफ महाराष्ट्र सदन स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई घोटालों में आरोप है और इन घोटालों में तकरीबन 900 से 1,100 करोड़ तक के भ्रष्टाचार का अनुमान है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका पहुंच चुके छगन भुजबल ने वहीं से कहा कि उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। वो जो है भुजबल फैमिली को तबाह करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कारण दो है, एक तो मैं राजकीय रूप से बहुत जुझारू नेता हूं, लड़ता हूं। वहीं अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श घोटाले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चव्हाण पर सेना के परिजनों के लिए बनाई गई सोसाइटी में अपने परिजनों को फ्लैट दिलाने का आरोप है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सत्ता के दौर में राज्यपाल के शंकरानंद ने सीबीआई की जांच की अनुमति देने से इनकार किया था। लेकिन अब जबकि राज्य में सरकार भी बदल चुकी है और राज्यपाल भी, तो फिर आज राज्यपाल सीएच विद्यासागर ने सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first